हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नई शिक्षा नीति में जितना वेटेज एक थ्योरी पेपर का है उतना ही वेटेज प्रैक्टिकल का भी है। अगर आपकी 100 नंबर की थ्योरी होती है तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है, पर ये प्रैक्टिकल हर विषय में नहीं है, कुछ चुने हुए विषयों में है। तो जैसे एजुकेशन में आपका प्रैक्टिकल होता है, सोशियोलॉजी में होता है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र में आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि यह प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का अर्थ है 25 प्लस 75, 25 मार्क्स आपको आपका कॉलेज देता है, इंटरनली आपको इंस्पेक्ट करके देता है। और 75 मार्क्स का आपका कोई बाहर से एग्जामिनर आएगा, वाइवा लेगा, फाइल देखेगा, उस पर आपको 75 मार्क्स देगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपका 100 मार्क्स में से बहुत आराम से आपको 75 से 80 मार्क्स तक मिल सकता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में राजनीति शास्त्र में प्रैक्टिकल क्या है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स आपके MGKVP की वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स आपको 100 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं, फाइल बनानी है और इसको आपको वहां पे प्रेजेंट करना है, इसी से आपका वाइवा पूछा जाएगा। अगर वन बाय वन देखें तो सबसे पहले है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक, आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ये सारी चीजें क्या है, साइबर क्राइम क्या है, इन सब चीजों को पढ़ना है और इसके बारे में एक आर्टिकल लिखना है, इनके बारे में लिखना है अपनी फाइल में और फिर वाइवा में आपसे इसी से पूछा जाएगा। तो आइए हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका सबसे पहला टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक, ये फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल का सबसे पहला टॉपिक है, राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आई कहां से। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद होने वाला था, उस आज़ादी से पहले ही हमारी संविधान सभा का निर्माण हो गया था और हमने अपने संविधान को एक रंग रूप रेखा तैयार करना शुरू कर दिया था। तो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सबसे पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का क्या मतलब है कि वह उद्देश्य रखा कि जो हम अपने संविधान का, अपने देश के संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो आखिर इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ये उद्देश्य 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा सारे संविधान सभा के सामने। और ये जो उद्देश्य था कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वही संविधान का उद्देश्य आगे चल के, जो उद्देश्य प्रस्तावना थी, आगे चल के संविधान की प्रस्तावना के रूप में आई। ठीक, वही आगे चल के संविधान की प्रस्तावना के रूप में आई। 13 दिसंबर को यह उद्देश्य के रूप में रखी गई थी। 22 जनवरी 1947 को ये सभी संविधान सभा के मेंबर्स के तरफ से इसको एक्सेप्ट किया गया और इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण शुरू हुआ। ठीक, आखिर ये प्रस्तावना है क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यह वह डेट है जिस दिन आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, उसी दिन इस प्रस्तावना का भी एक, जो मैंने बताया था कि पहले ये सिर्फ एक उद्देश्य प्रस्तावना थी, फिर आगे चल के 26 नवंबर 1949 को यह पूरे संविधान की प्रस्तावना बना दी गई। को एतत् द्वार
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह सारी संविधान सभा के तरफ से यह प्रस्तावना दी गई थी। ठीक, ये जो लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वैसे आपको इसका नोट्स नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जितना सजा के लिख सकते हैं अपने फाइल में लिखाइए, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये आपकी एक्चुअल प्रस्तावना है। ठीक, इसको आप जितना सजा के अपनी फाइल में लिख सकते हैं लिखिए। इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब अभी आपको नहीं पता है, पर हम एक एक करके इन सारे शब्दों पे बात करेंगे। जैसे संप्रभुता, ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। फिर इसमें आप देखिए, इसमें टोटल आपको 3 न्याय दिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 स्वतंत्रता दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता, समता मतलब इक्वालिटी दी गई है, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की इक्वालिटी प्रदान की गई है। और उसी के साथ साथ बंधुता बढ़ाने की भावना को सुनिश्चित किया गया है। इन सब को, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, हम इसका एक एक करके डिटेल में मतलब समझते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम संविधान की प्रस्तावना का अर्थ समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का तात्पर्य है कि हम अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हम अपने आंतरिक और बाह्य मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं। देश का जो भी प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है, वह पूरी तरह से मुक्त है अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजंस लेने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए। इसको हम कहते हैं संप्रभुता। ठीक, अगला समाजवाद। समाजवाद मतलब सोशलिज्म। समाजवाद का क्या अर्थ है कि हमारे देश में जो भी चीज प्रोड्यूस होती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है, उत्पाद होता है या वितरण होता है, वह पूरी तरीके से स्टेट या राज्य या सरकार या शासन करेगी। कोई व्यक्ति विशेष या कोई कंपनी या कोई प्राइवेट व्यक्ति उसका प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदार नहीं होगा। पूरी तरह से वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक, इसका क्या मतलब है? सोशलिज्म। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है तो वह उसके पीछे अपना मुनाफा देखेगा, अपना फायदा, अपना प्रॉफिट लॉस देखेगा, और अगर सरकार उस चीज को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वह उसके पीछे समाज में एक इक्वालिटी लाने के लिए करेगी, ना कि फायदा कमाने के लिए करेगी। ठीक, तो हमारा जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का, वो क्या कहता है कि हमारे यहां समाजवाद होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर। धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द आगे चल के इसको चेंज करके कर दिया गया था पंथ निरपेक्षता। ठीक, धर्म से मतलब एक ही चीज है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता मतलब हर जाति, हर धर्म, हर क्रीड, कास्ट, कल्चर संविधान की नजर में एक समान है। किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हर धर्म की एक सम्मान है, हर जाति का सम्मान हो, हर कल्चर का सम्मान हो। यही हमारे संविधान का प्रस्तावना था। ठीक, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब जो आपका राजा होगा जो देश का, वह देश की जनता के द्वारा ही चुना जाएगा और वह देश की जनता के लिए ही कार्य करेगा। इसका मतलब है डेमोक्रेसी। ठीक, नेक्स्ट गणराज्य, रिपब्लिक। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, उसका अधिकार नहीं है राजा बनने का। जो राजा होगा वह जनता द्वारा ही चुना जाएगा। उसके बेटे का उस गद्दी पे कोई अधिकार नहीं है। अगर उसको राजा बनना है तो उसको कार्य करना पड़ेगा, उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और अगर जनता उसको राजा बनने के लिए चुनेगी तो वो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। निर्वाचित व्यक्ति मतलब वह इलेक्शन द्वारा लोगों का वोट जीत के आएगा, निर्वाचित होके आएगा, जो एक निश्चित अवधि हेतु पद ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं कि जब तक जीवित हो एक बार चुन लिया गया, जब तक जीवित हो तुम ही चल रहे हो ना।
आप निर्वाचित होकर आएंगे, आप लोगों की सबके वोट जीत के तब आएंगे और तब तक एक निश्चित अवधि तक रहेंगे और फिर आप हट जाएंगे और फिर पुनः चुनाव होगा। ठीक, उसके बाद आती है समता, इक्वलिटी। समता का क्या अर्थ है कि देश में जो भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एक बैकग्राउंड का हो, वह सब लोग कानून के सामने इक्वल हैं। इक्वलिटी है, सब व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर कोई जॉब है, अगर वो हिंदू के लिए है तो वो मुस्लिम के लिए भी है, वो सिख के लिए भी है, वो गरीब के लिए भी है, वो अमीर के लिए भी है। सबको देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बंधुत्व। बंधुत्व का क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, ब्रदरहुड। भारत देश में हमारे संविधान के अनुसार हम सब एक दूसरे से भाईचारे में बंधे हुए हैं। मतलब ये ऐसा मेल और फीमेल दोनों के लिए है, औरतें भी भाईचारे से ही बंधी हुई हैं, बंधुत्व के भाव से बनी हुई हैं। ठीक, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए हम सब एक दूसरे से भाईचारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम फिर से एक बार अपना प्रस्तावना को पढ़ते हैं। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ गए, संप्रभुता की बात हुई यहां पे, इसका मतलब है कि हम पूरी तरीके से फ्री हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, लोकतांत्रिक हैं, गणराज्य हैं। और इन सब को बनाने के लिए क्यों बनाया गया है? इन सब को ताकि यहाँ पे रहने हर व्यक्ति को 3 प्रकार का न्याय मिल सके। सामाजिक न्याय मिल सके, सामाजिक मतलब सोसाइटी में हर व्यक्ति एक समान रहे। जो अगर मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है तो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो अगली जाति से हो या पिछड़ी जाति से हो, सबके लिए कानून एक समान है। आर्थिक मतलब गरीब हो या अमीर हो, राजनीतिक मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी तरफ का हो, उन सबको एक सामान्य न्याय मिल सकेगा। दूसरी चीज स्वतंत्रता की बात होती है। कैसी स्वतंत्रता है? अपना विचार की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब उस चीज को व्यक्त करने की, उस चीज को दिखाने की, समझाने की, बोलने की, ठीक, आपको स्वतंत्रता है। विश्वास मतलब आप किसी भी चीज का, कोई भी फेथ अपना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो हिंदू बन सके, चाहे वो मुस्लिम बन सके, चाहे वो सिख बन सके, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। हमारा भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना इस चीज का अधिकार देती है। और 2 प्रकार की समता, समता मतलब इक्वलिटी, एक प्रतिष्ठा मतलब रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति एक समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या व्यवस्था का हो, उसको उन सब की प्रतिष्ठा एक समान होनी चाहिए और सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक, तथा उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए क्या बंधुत्व भाव को सुनिश्चित किया जाएगा या किया जाता है हमारे संविधान में। अब आपको यह जो संविधान की प्रस्तावना है और अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, अब हमारा जो संविधान है वो हमें पावर देता है कि हम इस संविधान को बदल सकते हैं। ठीक, हमें वो एमेंड करने की पावर देता है। बस उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल तत्व है, वो नहीं बदलना चाहिए। जो हमारे संविधान का मूल तत्व है वो नहीं बदलना चाहिए, पर समय के अनुसार देश की जरूरत को देखते हुए हम इस संविधान को बदल भी सकते हैं। ठीक, तो संविधान को बदला गया है। ठीक, इसी तरह जब संविधान, जैसा कि ये कहा जाता है कि हमारा जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना, ये भी संविधान का ही एक अंग है। तो अगर संविधान को बदला जा सकता है तो प्रस्तावना को भी बदला जा सकता है। तो प्रस्तावना को बदला गया है। इंदिरा गांधी जी ने 18 दिसंबर 1976 को संविधान में 42वें संशोधन के अनुसार के तहत हमारे जो प्रस्तावना है उसको बदला है। बदल के क्या किया है?
कि प्रभुता, संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के साथ समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है। पहले यह शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। और धर्मनिरपेक्षता, जिसको पंथ निरपेक्षता कर दिया गया बाद में, यह भी शब्द हमारे कानून में, हमारे प्रस्तावना में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया। और सिर्फ राष्ट्र की एकता शब्द था, जिसको बदल के राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ठीक, ये कुछ संशोधन हुए थे 1976 में। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान इसको बदलाव किया था। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है और 2 प्रकार की समानता की बात की जाती है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना खत्म होता है। अब हम अगला टॉपिक अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आप ये जितना भी सब कुछ है, ये सब कुछ नीचे लिंक में पीडीएफ के रूप में अटैच्ड है, आप वहां से अपनी फाइल बना सकते हैं और हमारे साथ आगे और पढ़ने के लिए इसी तरह हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।